हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और आज पॉलिटिकल साइंस का एक और चैप्टर फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लॉन्ग क्वेश्चन तो इससे हर साल बनता है, तो इस साल भी बनेगा। और वैसे भी ये एक कह सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ का एक कॉमन मतलब कह सकते हैं एक पॉइंट है टू डिस्कस टू आर्ग्यू कि फंडामेंटल राइट्स जो हमारे और आपके हैं वो क्या है, कैसे काम करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, वो बेसिक राइट्स जो हमारे जीने के लिए जरूरी हैं, दोज राइट्स विच आर नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल, फॉर आवर ग्रोथ, उसे कहते हैं फंडामेंटल, मतलब बेसिक राइट्स हैं। तो हमारे देश में 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, आइए इनको समझते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स, तो ये राइट्स हमें गारंटी किए गए हैं, हमें प्रोवाइड किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। भारत का संविधान हर एक भारतीय नागरिक को क्या देता है? फंडामेंटल राइट्स देता है। तो ये फंडामेंटल राइट्स जस्टिसेबल है, हमें फ्रीडम देते हैं, हमें इक्वालिटी देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये राइट्स जस्टिसेबल भी हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट्स छीनता है, कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट करता है, आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। हाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी आप डायरेक्टली जा सकते हैं। क्या होगा? कोर्ट रिट ऑर्डर जारी करेगा, लिखित आदेश देगा, वो चाहे अथॉरिटी कोई भी हो, कोई भी गवर्नमेंट भी आपका फंडामेंटल राइट्स चाहे तो नहीं छीन सकती है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मोदी जी पावर में है, ठीक है, आपको मालूम ही है बीजेपी के पास बहुत पावर है इस समय, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट है। बीजेपी ने कानून बना दिया, चलो कानून बना दिया कि 8 बजे के बाद सारे लोगों का बोलना बंद, कोई भी 8 बजे के बाद बात नहीं कर पाएगा, घर से बाहर नहीं निकल पाएगा, सबको 8 बजे के बाद घर में जाना है, अपने अंदर ताला लगा लेना है, बातें नहीं करनी है, चुपचाप रहना है, बाहर निकलने का अधिकार नहीं। 8 बजे के बाद घर के अंदर रहेंगे सारे नागरिक। और पार्लियामेंट में कानून पास कर दिया, भाई मेजॉरिटी है उनके पास, बड़े आराम से मोदी जी ये कानून पास करा सकते हैं, जिसके पास मेजॉरिटी होता है। तो क्या होगा? क्या हमारा राइट टू स्पीच, क्या हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में आते हैं, क्या ये छीन लिया जाएगा? जी नहीं, चिंता मत करिए। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं वो खुद ही स्वतः संज्ञान लेते हुए खुद ही इस बात को क्या करेंगी, नल एंड वॉइड घोषित कर देंगी। उनके पास पावर है, उनके पास पावर है रिवाइजरी जुडिक्शन का। समझ आया? वो क्या करेंगी, हमारे अगर कोई लेजिस्लेचर, हमारी कोई पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है जो अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसे वह नल एंड वॉइड घोषित कर देगी। तो समझ में आ गया, आपके और मेरे भी राइट्स क्या हैं? जस्टिसेबल है। कोई पुलिस अधिकारी, कोई गवर्नमेंट, कोई मुख्यमंत्री, कोई भी आपका फंडामेंटल राइट्स छीन नहीं सकता है। ठीक है, आइए समझते हैं फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में, तभी समझ में आएगा। तो ये फंडामेंटल राइट्स कहां लिखे हैं? हमारे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर्स हैं, पार्ट्स बने हुए हैं, उसमें पार्ट 3 में लिखा गया है ये हमारे फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल्स 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हर एक आर्टिकल के बारे में आपको समझना है। आर्टिकल का नंबर, आर्टिकल के अंदर के पॉइंट्स भी याद करने हैं। हाँ, इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा टिपिकल है चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की। तो ये राइट हमें क्या कहता है कि हम सब कानून की नजरों में इक्वल हैं। ठीक है, ये तो बेसिक बात हो गई। ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एज, कलर, सेक्स और इनकम। ठीक है, सब इसमें क्या है? बराबर है। अब इसके अंदर पहला आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 14, ये क्या कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ टू एंश्योर नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट, कानून की नजरों में सब बराबर हैं और गवर्नमेंट किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकती है। एग्जाम्पल देते हैं, एक व्यक्ति ने अपराध किया, अब वो बहुत अमीर आदमी है, ठीक है, बहुत अमीर आदमी है, वही एक व्यक्ति गरीब है और उसने भी अपराध कर दिया, एक क्राइम कर दिया। दोनों ने अगर सेम क्राइम किया है, दोनों को सेम सजा मिलेगी। क्या अमीर आदमी को सजा कम मिलेगी, गरीब को सजा ज्यादा मिलेगी? नहीं नहीं। तो इसी को कहते हैं क्या? इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, कानून की नजरों में सब बराबर हैं।
ठीक है, अमीर गरीब, मेल फीमेल सबके लिए एक कानून है। अब आता है आर्टिकल 15, ये कहता है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर नहीं हो सकता। इसमें कोई भी भेदभाव करना गवर्नमेंट को अलाउड नहीं है। हां, हम और आप भी नहीं कर सकते हैं किसी के साथ भेदभाव, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 16, ये कहता है सबको बराबर मौका मिलना चाहिए अगर कोई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है। मतलब कि सरकार ने क्या किया, रेलवे की क्या की, कहा कि रेलवे में हमारे पास सीट्स हैं, रेलवे में जॉब्स अवेलेबल हैं, 1000 रेलवे की क्या है जॉब्स वैकेंसीज आई हैं। तो क्या सिर्फ अमीर ही रेलवे का जॉब ले सकते हैं? नहीं, सबके लिए अवेलेबल है। क्या सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि रिजर्वेशन भी नहीं अलाउड है? देखिए, गवर्नमेंट खुद रिजर्वेशन बना करके इस फंडामेंटल राइट्स के अंदर इसको इंक्लूड कर चुकी है, ताकि वो क्लास ऑफ पीपल जो पहले दबाए गए थे, जो पहले कह सकते हैं जिनको उनका अधिकार नहीं मिला था, आज उनको क्या दिया गया है, रिजर्वेशन करके कुछ सीट्स दी जा रही है, वरना ऑल आर इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। बहुत सिंपल है, आर्टिकल 17 कहता है कि आप किसी के साथ अछूत, अनटचेबिलिटी का पहले होता था। हाँ, पुराने जमाने में क्या होता था, जो सो कॉल्ड हाई कास्ट हिंदूज होते थे वो लो कास्ट के साथ, दलित्स के साथ, शेड्यूल के साथ बैठना नहीं पसंद करते थे, उनके साथ खाना नहीं शेयर करना पसंद करते थे, उनके मंदिर अलग होते थे, उनके कुएं अलग होते थे। नहीं, अब ये नहीं हो सकता। अब तो शायद हम और आप पूछते भी नहीं है कि वो कौन सा कास्ट का है। क्या कहते हैं, आपके क्लास में ही और आपके आसपास भी शायद कितने अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, आपको और मुझको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो एजुकेशन इन सब का सलूशन है, और कानून भी कहता है कि आप किसी के साथ अनटचेबिलिटी का बिहेवियर नहीं कर सकते। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, आर्टिकल 18 क्या कहता है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो पहले अंग्रेज जब हुआ करते थे, तो अंग्रेज और इवन राजा वाले जमाने में भी राजा अपने मंत्रियों को टाइटल्स देते थे, खान बहादुर, या अंग्रेज दे देते थे राय बहादुर, सेन सिंह, ऐसे करके कुछ ना टाइटल दे देते थे। अब ये खत्म हो गया है। ये टाइटल से क्या होता था ना, भेदभाव होने लगता था, क्योंकि जिसके पास कोई रॉयल टाइटल होती थी या अंग्रेजों का कोई कहते हैं ना टाइटल मिल जाती थी, तो वो कानून के अपने आप को ऊपर समझता था। पर इक्वलिटी क्या कहता है, सब लोग बराबर है, किसी को कोई टाइटल नहीं दी गई है। तो अगर किसी के पास में डॉक्टर लिखा है तो उसकी टाइटल नहीं है, किसी के नाम के आगे लॉयर लिखा है, एडवोकेट लिखा है, तो वो टाइटल नहीं है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। पहला राइट्स हो गया था, राइट टू इक्वालिटी। 6 फंडामेंटल राइट्स बताऊंगा, सबके आर्टिकल्स बताऊंगा। राइट टू फ्रीडम, ये क्या कहता है, हमारे पास फ्रीडम है स्पीच करने का, मूवमेंट करने का, फॉर्म एसोसिएशन करने का पीसफुली विदाउट आर्म्स। तो चलिए इनमें देखें। पहला है आर्टिकल 19, क्या अधिकार है, हम स्पीच दे सकते हैं, असेंबली कहीं जा सकते हैं, मतलब कहीं इकट्ठे हो सकते हैं, और एसोसिएशन बना सकते हैं, अपना ग्रुप बना सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस। हाँ, हम एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं, वहां जाके घर ले सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पे जो चाहे प्रोफेशन कर सकते हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है। अब हम चाहे कि आर्मी में जाना चाहते हैं तो आर्मी का एग्जाम देंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, कोई रोक टोक नहीं है। अब हम चाहे क्षत्रिय हैं चाहे नहीं है, बात समझ में आई, तो सबको बराबरी मिल गई। नेक्स्ट है आर्टिकल 20, ये कहता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन। अगर कोई अपराध कर रहा है उसको भी बहुत सारे छूट है। नहीं मालूम है, बताता हूं। जैसे अगर कोई अपराधी पकड़ा गया, ठीक है, कोई क्रिमिनल पकड़ा गया, ठीक है, अब उसके ऊपर रूल लगता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। सर ये क्या होता है, नो पोस्ट एक्स फैक्टो लॉ? ये क्या है, अगर कोई व्यक्ति ने कोई काम ऐसा किया जो पहले इलीगल नहीं था, अब सरकार ने क्या कर दिया, उसको इलीगल कानून बना दिया है। जैसे एग्जांपल देता हूं कि एक व्यक्ति है मोहन, ठीक, ऐसे समझो, मोहन नाम का एक व्यक्ति है, उसने क्रिप्टो करेंसी खरीद ली। एग्जांपल है, क्रिप्टो करेंसी खरीद ली, मालूम है ना क्रिप्टो करेंसी। और हमारे देश में सरकार ने कानून बनाया अब जाकर के कि जो क्रिप्टो करेंसी में डील करेगा, खरीदे बेचेगा, वो इलीगल है। हाँ, तो अब मोहन की गलती है क्या? नहीं भाई, जब वो कर रहा था काम तब वो लीगल था, तब गवर्नमेंट ने उसके खिलाफ कोई कानून ही नहीं बनाया था। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आ गई? हाँ, ये रूल है। नेक्स्ट है डबल जियोपार्डी, मतलब एक
व्यक्ति को एक ही अपराध की 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। एक व्यक्ति को एक अपराध की एक ही सजा मिलेगी। बात समझ में आएगी? डबल पनिशमेंट नहीं मिल सकती। और क्या रूल है? सेल्फ इनक्रिमिनाइजेशन। फंडामेंटल राइट्स ये कहता है कि कोई व्यक्ति अपने ऊपर अपराध, कि मैंने अपराध किया, इसके लिए आप उसको कंपेल नहीं कर सकते। मतलब एक अपराधी को आप पीट करके, मार करके क्या कर रहे हैं, डरा करके, धमका करके लिखवा रहे हो कि लिखो तुमने अपराध किया है। बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं? तो आप ऐसा कंपेल नहीं कर सकते। नहीं, ये सही नहीं है। ये फंडामेंटल राइट्स उसको बचाते हैं कि उसको ऐसा करने से आप रोक सकते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट है आर्टिकल 21। ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज। किसी की जान माल की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कोई किसी पे अटैक कर रहा है, कोई किसी को मारने जा रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। हाँ, पुलिस क्यों बनी है भाई? इसीलिए तो बनी है। समझ में आ गया? और क्या खास बात है? लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। टू लिव एंड लिव विद डिग्निटी। नेक्स्ट है आर्टिकल 22। इसमें कहा गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आपको अगर लगता है कि आपको बेवजह या किसी के फंसाने पे अरेस्ट किया जा सकता है, नहीं, आप पहले से ही क्या करिए, कोर्ट में जाकर के क्या करिए, एक सूट फाइल कर दीजिए। क्या कर सकते हैं? एक सूट फाइल कर सकते हैं, ताकि पुलिस आपको अरेस्ट न करे। हाँ हाँ, ये अलाउड है, ये आपका राइट है भाई। आपको पुलिस पकड़ के डिटेन भी नहीं कर सकती है। मतलब 24 घंटे के अंदर अगर कोई अपराधी पकड़ा गया है, वो अपराध किया है नहीं अपराध किया, ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। ये पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, कि उसको जबरदस्ती ठोक पीट पाट के क्या करे, अपराध निकलवा ले। नहीं नहीं, ये तो हमारे यहाँ हो जाता है, हमारे यहाँ पुलिस कर लेती है। बट प्रिवेंटिव डिटेंशन कहता है, यह कानून यह कहता है कि 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पकड़ा गया है, उस पर अपराध का शक है, तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाना है। तो कौन तय करेगा कि अपराध किया है कि नहीं? पुलिस नहीं, जुडिशियल सिस्टम तय करेगा। पुलिस का काम क्या है? अपराधी को पकड़ना, पता लगाना, इन्वेस्टिगेट करना और रियल क्या करना, क्रिमिनल का पता लगाना। उसमें उसने अपराध किया नहीं अपराध किया है, पुलिस सिर्फ क्या कर सकती है? अपना डाटा प्रेजेंट कर सकती है, अपना इन्वेस्टिगेशन बता सकती है। फैसला देना पुलिस के पास पावर नहीं है, जुडिशियल सिस्टम के पास पावर है, ठीक है, जज के पास पावर है। अगला आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स है। हाँ, ये राइट कहता है कि किसी भी तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, लड़के और लड़कियों की खरीद फरोख्त पता होना चाहिए आपको। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बाप रे बहुत होती है। हाँ, सही सुन रहे हैं, लड़कियों का खरीदना तो सुना है, लड़के भी बिकते हैं। समझ में आ गया? ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, फोर्स्ड लेबर नहीं होना सकती है, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए। फोर्स्ड लेबर मतलब होता है बेगार, किसी को मार पीट करके गुंडई से अपनी ताकत के बल पे क्या कर रहे हैं, हम काम करवा रहे हैं और उसे पैसा भी नहीं दे रहे हैं। अलाउड नहीं है। ये फंडामेंटल राइट है हमारा कि हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता, जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता काम कराने के लिए। और क्या है आर्टिकल 24 क्या कहता है? प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14। 14 साल से कम उम्र के बच्चे न तो आप उसको फैक्ट्री में लगा सकते हैं, न उसको माइंस में रख सकते हैं, या कोई ऐसी जगह पे जो उनकी जान के लिए खतरा है। नहीं नहीं नहीं, क्या कह रहे हैं? आपके घर में या आपके आसपास में छोटे बच्चे काम करते हुए आपको दिखाई देते हैं? देखिए, फंडामेंटली क्या है, ऐसा करना अपराध है, मत करिए। अगर आपके आसपास घर में और यहाँ कहीं आसपास लोग बच्चों को काम पे रख रहे हैं, नौकरियों पे रख रहे हैं, दुकानों पे रख रहे हैं, सेल्स बॉय के रूप में, पानी लाने ले जाने के लिए, छोटा मोटा काम करने के लिए, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स उनको बचा लेगा और आप फंस जाएंगे। समझ में आया? नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये फंडामेंटल राइट्स हमें हमारे धर्म को चुनने का अधिकार देता है। यही रहा पहला राइट्स। 25 क्या बताता है? आर्टिकल 25 कहता है कि हम अपने कॉन्शियस, अपने अंतर मन से जो धर्म चाहते हैं, अंदर से, हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता, हमें कोई फोर्सफुली कोई रिलीजन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हमारी अंतरात्मा जो कहती है हम उस धर्म को माने, उसको अपनाएं, उसका प्रचार करें। हाँ, हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। बात समझ में आई?
इसीलिए लोग क्या करते हैं, बात समझ में आ गई। 26 आर्टिकल क्या कहता है, फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर। आप अपने धर्म के रिलीजियस मैटर्स को मैनेज कर सकते हैं। देखिए मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में, अब राम मंदिर की बात करिए, वहां का रिलीजियस अफेयर मैटर, वहां की एक कमेटी बनी होगी ना, जो मंदिर की सुरक्षा कमेटी होगी, मंदिर की साफ सफाई वाली कमेटी होगी, मंदिर की पूजा वाली कमेटी होगी, बहुत सारी कमेटी होगी। उनके पास पूरा पावर होगा उस मंदिर को, हाँ, रिलीजन को मेंटेन करने का। उसी तरह से आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। मतलब अगर कोई रिलीजन का काम हो रहा है, रिलीजन के प्रमोशन का कोई काम हो रहा है, उस पर किसी तरह का सरकार टैक्स नहीं लिख सकती है। बात समझ में आ गई। धर्म के प्रचार प्रसार में किसी तरह का सरकार को टैक्स लेने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल 28, ये आर्टिकल कहता है कि अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब आपका अपना कोई स्कूल है, मान लेते हैं आपके स्कूल का नाम है मां सरस्वती शिक्षा निकेतन, ठीक है, स्कूल का नाम बता दिया तुम्हें। अब तुम अपने स्कूल में क्या करते हो, सरस्वती पूजा करा रहे हो, हाँ, तो आप अपने धर्म का वहां पर क्या कर रहे, रिलीजियस प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजन की क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, अलाउड है। तुम्हारे स्कूल का नाम है गुरु नानक खालसा स्कूल, एग्जाम्पल है, बात समझिएगा। तो इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर सिखिज्म पढ़ाया जा रहा है, गुरु की वाणियां पढ़ाई जा रही हैं, अलाउड है। बात समझ में आ गई। हाँ, मदरसा में क्या होता है, मदरसा में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जो इस्लाम का पालन करते हैं, उनको मुसलमान के धर्म के बारे में जानकारी देती है, उनके धर्म की आयतें पढ़ाई जाती हैं, एकदम अलाउड है। बात समझ में आ गई। ये फंडामेंटल राइट 28 उन्हें इस बात का पावर देता है। बात समझ में आ गई कि वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल और एजुकेशनल राइट। अब इसमें क्या है, आर्टिकल 29 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। इसका मतलब है जो लोग माइनॉरिटीज है, सर माइनॉरिटी होते कौन है, वो लोग जिनकी संख्या मेजॉरिटी के मुकाबले कम है। अब हिंदूज मेजॉरिटीज में, ये तो आप जानते हैं, तो बचा कौन, सिख, बचा कौन, मुस्लिम्स, जैन्स, पारसीज, ये सब कौन है, अरे ये सब हमारे देश में अलग अलग धर्म हैं, इनको हम माइनॉरिटीज कह रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो इनको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना और उसकी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। आप इनके साथ इनको जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं कर सकते। और हमारे देश में तो वैसे भी आप जानते हैं धर्म के नाम पे बहुत आजादी है, करती भी नहीं है, हमारी सरकार नहीं करती है, पूरा पूरा आदर करती है, पूरा सम्मान करती है सारे धर्मों का। और क्या करना है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। माइनॉरिटीज अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चला सकते हैं। मैंने कई सारे एग्जांपल इससे पहले ही दे दिया। जैसे मैंने बताया मुसलमान मदरसा चला सकते हैं, तो सिख धर्म के लोग क्या कर सकते हैं, सिख स्कूल, खालसा स्कूल चला सकते हैं, अलाउड है, एकदम अलाउड है। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मुझे अगर पूछना हो तुमसे कि विच इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मतलब कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो दिल की धड़कन है, तो वो कौन है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट किसको कहा गया, इसको कहा गया। सर ऐसा क्यों, देखिए मैंने कहा था 6 फंडामेंटल राइट्स है, तो 5 फंडामेंटल राइट्स आप पढ़ चुके हैं। ये जो 6वां फंडामेंटल राइट है, ये उन 5 को क्या करता है, बचाता है। मतलब आइए देखिए, तो इसमें क्या कहा गया है कि ये राइट है लोगों के पास कि अगर कोई फंडामेंटल राइट उनका एनक्रोच करता है, कोई उसका फंडामेंटल राइट छीनने की कोशिश करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, वह आपके फंडामेंटल राइट्स की गार्जियन है, की रखवाला है। सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम पावर है, वह किसी के खिलाफ भी WRIT, ये क्या होता है, रिट मतलब होता है लिखित आदेश। सुप्रीम कोर्ट चाहे ऑर्डर जारी कर सकती है किसी के खिलाफ भी, जो भी क्या करे, किसी का फंडामेंटल राइट छीने उसके खिलाफ, तो वो चाहे पुलिस हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मोदी क्यों ना हो, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ भी वो आदेश जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, अब आप जानते ही हैं। तो इस तरह से ये राइट सबसे बड़ा राइट है, सारे राइट्स के फंडामेंटल राइट्स का रखवाला ये अकेला राइट है।
कैसे कैसे रिट जारी करती है, जैसे हिबियस कॉर्पस। हिबियस कॉर्पस क्या कहता है, टू हैव द बॉडी। तो अगर किसी की बॉडी को डिटेन किया गया है, किसी को जोर जबरदस्ती करके रख लिया गया है, जिंदा है मुर्दा कैद कर लिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी बॉडी को फ्री करा सकती है। बात समझ आया। नेक्स्ट है मेंडमस, मतलब होता है वी ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है अगर किसी ने पब्लिक ऑफिस को यूसर्प कर लिया है, तो वह उससे पूछती है, अरे भाई यह पब्लिक ऑफिस तुम्हें कैसे मिला, किस राइट से मिला। समझ में आया। प्रोहिबिशन में क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट्स को ऑर्डर देती है कि यह कोर्ट आपके, यह केस आप अपने पास मत चलाइए, यह केस मेरे पास ट्रांसफर कर दीजिए। केस को जो लोअर वाली कोर्ट्स है उनसे वह केस अपने पास ले लेती है, क्योंकि वह केस हो सकता है नेशनल इंपॉर्टेंस का हो। नेक्स्ट है क्यू वारंटो, बाय व्हाट ऑर्डर। ठीक है। और क्या कर सकती है, सेरिटिरोरी, इसमें लोअर कोर्ट्स को कह सकती है टू कीप मी इन्फॉर्म्ड। बात समझ में आ गई। बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है, ये कैसा रूल है या क्या है ये। देखिए डायरेक्टिव है ये, मतलब दिशा निर्देश, मतलब गाइडलाइंस, मतलब प्रिंसिपल। किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। कैसा प्रिंसिपल, कि जो गवर्नमेंट रूल कर रही है इस समय, उनको क्या करना चाहिए कि देश एक वेलफेयर स्टेट बन जाए, समाज का, आम जनता का हित हो, ऐसा गवर्नमेंट को काम करना है। इन्हें कहते हैं हम लोग क्या, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार अगर ये गाइडलाइंस नहीं पालन करेगी तो तुम सरकार के खिलाफ चले जाओगे। जैसे गाइडलाइंस है कि टू प्रोहिबिट, टू स्टॉप पीपल फ्रॉम ड्रिंकिंग एल्कोहल्स। ठीक है, ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। क्या, गांधी जी का एक प्रिंसिपल था कि लोगों को नशा मुक्ति मिलनी चाहिए। शराब या ऐसे कुछ पदार्थ जिससे नशा आता है, उससे लोगों को बचाना है। तो हमारे देश में शराब तो बिक रही है, हाँ भाई, कई सारे मदिरालय चल रहे हैं, बियर बार चल रहे हैं, धड़ल्ले से चल रहे हैं। तो ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा है कि नहीं होना चाहिए, पर मैंने क्या कहा, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, गाइडलाइंस है। गवर्नमेंट को इनमें से जो गाइडलाइंस इंप्लीमेंट करने लायक लगती है, दिशा निर्देश लगता है कि वेलफेयर के लिए जरूरी है, वो कर सकता है। नहीं करने पर ये जस्टिसेबल नहीं है। इसका मतलब है एक्शन कैन नॉट बी टेकन अगेंस्ट इट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट में नहीं जा सकते। बात समझ में आ गई, क्या अंतर है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहां लिखे हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट में है और ये जस्टिसेबल नहीं है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी 3 टाइप के हैं, हाँ 3 हेडिंग में डिवाइडेड है। पहला है लिबरल इंटेलेक्चुअल। ये क्या करता है, ये किसी व्यक्ति को, जो इंडिविजुअल व्यक्ति है उसको आजादी देता है, उनको उनके राइट्स को पूरा एंजॉय करने का अधिकार देता है। दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल्स, जो महात्मा गांधी जी के बिलीफ थे। महात्मा गांधी जैसे चाहते थे दलितों का उत्थान करना, देश में स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज डेवलप करना, तो ऐसे प्रिंसिपल्स इसके अंदर है। और तीसरा है सोशलिस्ट प्रिंसिपल। हाँ, कहीं ना कहीं हमारे देश का पहले ये एम था आजादी से पहले कि देश सोशलिस्ट बन जाए, एक ऐसा देश बने जहां इक्वालिटी हो, जहां अमीरी भी और गरीबी का अंतर कम से कम हो, जहां पर मतलब क्या हो, बहुत अमीर भी ना हो और बहुत गरीब भी ना हो। हम लोग कैपिटलिज्म नहीं चाहते थे, देश में इक्वालिटी चाहते थे, रिसोर्सेस गवर्नमेंट के पास ओन करे। तो ये हमारे क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। इन हेडिंग को अब एक एक करके पढ़ेंगे। पहली हेडिंग लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। इसके अंदर पहला आर्टिकल है आर्टिकल 38। क्या कहता है इसमें, कि प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग सोशल ऑर्डर। समाज में क्या होना चाहिए, सामाजिक व्यवस्था। कानून की जिम्मेदारी है कि समाज की व्यवस्था को बनाए रखना, ताकि किसी को असुविधा न हो, किसी एक धर्म, किसी एक जाति के लोगों को परेशानी न हो। और क्या करना, नेक्स्ट क्या आर्टिकल है 39A, क्या कहता है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। सबको बराबर न्याय मिले। ऐसा नहीं है कि अमीरों के पास पैसा है, वकील खरीदने का पास पावर है उनका, जज खरीद लिया, वकील खरीद लिया, तो उनको न्याय मिल रहा है, गरीबों को न्याय मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए। और उससे इंपॉर्टेंट है फ्री लीगल एड। तो अगर कोई व्यक्ति है, गरीब है और उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है और उसके पास पैसा ही नहीं है वकील रखने का, अरे भाई वकील की फीस देनी पड़ती है, कोर्ट की फीस देनी पड़ती है,
तब क्या होगा, जब उसके पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट का फ्री वकील उसको मिलेगा, इसे कहते हैं फ्री लीगल एड। हाँ, आपको जानकारी होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति के पास अगर वकील को देने के पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री वकील मिलेगा। फ्री लीगल एड का भी क्या है प्रोमिस है इसमें। और क्या है हमारे देश में है ये रूल। राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, हमें काम करने का अधिकार है, एजुकेशन पाने का अधिकार है। आपको पता ही है राइट टू एजुकेशन नाम का कानून बन चुका है 2009 में, RTE, ठीक है। नेक्स्ट है गांधीयन प्रिंसिपल्स। मैंने कहा था महात्मा गांधी जी को ड्रीम जो ऑफ इंडिया था उनका, भारत, उनके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, इसके बेसिस पे कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए। तो गांधी जी चाहते थे कि लोगों को क्या मिले, प्रॉपर वेज मिले। तो आर्टिकल 43 कहता है कि लोगों को इतना पैसा मिले कि उनका गुजारा आसाम से हो सके, और क्या हो, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल पाए और वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो। ये गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। गांधी चाहते थे कि लोगों को काम का अच्छा माहौल मिले। आर्टिकल 46 क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड वीकर सेक्शन। समाज के छोटे तबकों के लोगों को, वो उन लोगों को जिनको पहले दबाया गया था, जिनको सो कॉल्ड हरिजन्स कहते हैं, दलित्स कहते हैं, उनको एजुकेशन मिले। उनको, हाँ गवर्नमेंट दे रही है भाई, आपको पता होना चाहिए, न सिर्फ एजुकेशन दे रही है सरकार तो उनके लिए जॉब्स भी दे रही है। इवन यूनिवर्सिटीज में भी एजुकेशन फ्री है और नॉमिनल क्या है, रेट्स पर है, शायद आपको पता होना चाहिए। अब वो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में इन सो कॉल्ड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एजुकेशन का छूट मिल रही है, रिजर्वेशन मिल रहा है, उनके लिए सीट रिजर्व है। आपके मेरे लिए नहीं हो सकता है शायद, पर उनके लिए है, सच में है, तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट है आर्टिकल 47, रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। क्या करना है, लोगों का स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है, खान पीन का, खाना लोगों को अच्छा मिले, प्रॉपर न्यूट्रिशनस फूड मिले, ठीक है। अब आ रहे हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल, तीसरी और आखिरी हेडिंग है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर, सोशलिस्ट, जिसका मतलब है समाज में बराबरी लाना, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस लाने की कोशिश करनी चाहिए, सामाजिक न्याय हो और आर्थिक न्याय हो, समाज में न्याय हो और पैसे से भी न्याय हो। नेक्स्ट है आर्टिकल 42, ये कहता है जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क, काम का माहौल, जिस जगह काम वर्कर कर रहे हैं वो इनह्यूमन कंडीशन नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसे परिवेश में वर्कर्स काम करें जहां पर वर्कर्स को सुख सुविधा आराम हो। हाँ भाई, मतलब डैम्प एनवायरनमेंट में काम कर रहा है जहां पर उनकी बॉडी को, जान को खतरा है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैटरनिटी रिलीफ मतलब माँ को, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको छुट्टी मिलनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए हमारे इंडिया में 9 मंथ का मैटरनिटी लीव मिल रहा है, अब तो पैटर्निटी लीव भी मिल रहा है 3 मंथ का। हाँ, होने वाले पापा को भी 3 महीने की छुट्टी मिल रही है, नहीं मालूम है आपको? हाँ हाँ, ये हो चुका है। तो जो यहां सोचा जा रहा है उससे भी हम आगे कर चुके हैं। तो इसका मतलब है हमारी गवर्नमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है, और जो गवर्नमेंट जितना फॉलो कर रही है, समझ जाइए गवर्नमेंट उतनी अच्छी है। मतलब अगर आप किसी गवर्नमेंट की रेटिंग करना चाहते हो तो ये देखिए कितना मैक्सिमम ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर पा रही है। नहीं कर पा रही है मतलब कि सरकार अच्छी नहीं है, और अप्लाई कर रही है। समझ में आया? आर्टिकल 43 क्या कहता है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट, वर्कर्स को यूनियंस बनाने का अधिकार हो और वर्कर्स को मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करने का, उनको भी क्या मिलना चाहिए? अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, आइए अब पढ़ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये तो आप समझ गए दोनों क्या होते हैं। तो मैंने पहले ही बताया फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है, आपका फंडामेंटल राइट्स छीना जाएगा तो आप कोर्ट में चले जाओगे, कोर्ट तुम्हें फंडामेंटल राइट्स दिलवा के दे देगा। राइट्स क्या है? जस्टिसिएबल है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जस्टिसिएबल नहीं है, बस सिर्फ गाइडलाइंस है। ठीक है, सोर्स पार्ट 3 में लिखा गया है, फंडामेंटल राइट्स कहां है? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहां है? पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पर्पस क्या है फंडामेंटल राइट्स का? हमारे राइट्स को, फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करना, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का क्या काम है? सरकार को गाइडलाइंस देना, ताकि समाज क्या हो? न्याय आधारित हो, समाज में जस्टिस मिल सके। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स बता दिया एनफोर्सेबल है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल एनफोर्सेबल नहीं है, ये रिपीटेड पॉइंट है। लास्ट है फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इंडिविजुअल राइट्स ऑफ फ्रीडम से डील करते हैं, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या करते हैं?
पूरे सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस पे बिलीव करते हैं। सो चैप्टर इंपॉर्टेंट था, समझ में आ चुका होगा। एकदम सिंपल और इजी लैंग्वेज में कोशिश की है आपको पूरा चैप्टर बताने की, और आपके लिए ये एक्सक्लूसिव वीडियो था। हाँ मेरे मेगा स्टार्स, आपके लिए ISC ह्यूमैनिटीज का, हाँ ह्यूमैनिटीज का ये एकमात्र चैनल है जो एक्सक्लूसिव एंड फ्री कंटेंट ला रहा होता है। बस चाहिए होता है थोड़ा सा आपसे प्यार, थोड़ा सा आपसे मदद, कि आप इसको क्या करिए, अपने पास मत रखिए, क्योंकि ISC ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स बहुत कम हैं। और अगर जहां पे व्यूज नहीं होंगे, सोचिए जहां खूब मेहनत होगी, आप सोच रहे होंगे सर को इतना पसीना आ रहा है। हाँ मेरे आप चेहरे को थोड़ा जूम करके देख सकते हैं, पूरा सर और चेहरा और इवन नेक भी मेरा रीजन। तो ये पसीना आप लोगों के लिए, हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिल पाए, सिंपल लैंग्वेज में मिल पाए। एंड इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ इसको अपने पास मत रखिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को शेयर कर दीजिए। बाय, टेक केयर, लव यू, और तैयारी बेहतर करना है हमें। बाय।